नमस्ते और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम नेपाल में जो हाल में हुआ है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। सितंबर 2025 की शुरुआत में जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए और फिर तो जैसे पूरे देश में एक आंदोलन सा खड़ा हो गया, खासकर युवाओं का। हाँ बिल्कुल, वो बैन एक ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन बात सिर्फ सेंसरशिप तक नहीं रुकी है ना। मैंने देखा कि गुस्सा बहुत जल्दी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मतलब पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हो गया। सही कहा, वो सिर्फ एक बाहरी वजह थी। असल मुद्दे तो कहीं ज्यादा गहरे थे जो सालों से पनप रहे थे। हाँ, काठमांडू और दूसरे शहरों में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, फिर वो झड़पें भी हुई सुरक्षा बलों के साथ। हाँ, और वो झड़पें काफी हिंसक थी। दुखद बात यह है कि कई जाने गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। और सरकारी इमारतों पर हमले, आगजनी, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और संसद भी भंग कर दी गई। नए चुनाव का ऐलान हुआ। ये बहुत बड़े कदम थे। तो आज हम इसी सब को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, न्यूज रिपोर्ट्स है, कुछ फैक्ट्स है, एनालिसिस है। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ और इतनी तेजी से चीजें कैसे फैली। बिल्कुल, जड़ों तक जाना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पहली चिंगारी क्या थी, मतलब एकदम से क्या हुआ जिसने ये सब शुरू किया? देखिए, जो एकदम तात्कालिक वजह थी वो थी 4 सितंबर 2025 का सरकार का फैसला। हाँ, जिसमें उन्होंने करीब 2 दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स पर बैन लगा दिया। 2 दर्जन? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और सरकार ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नियम नहीं मान रहे थे। पर लोगों ने इसे वैसे नहीं देखा। नहीं, ज्यादातर लोगों ने, खासकर युवाओं ने, इसे सीधे सीधे सेंसरशिप माना कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाह रही है और बस इसी ने वो प्रदर्शन भड़का दिए। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, सिर्फ एक बैन से इतना बड़ा, इतना व्यापक आंदोलन खड़ा नहीं हो जाता। जरूर कुछ और भी वजह होंगी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। बिल्कुल सही। ये सोशल मीडिया बैन तो बस वो चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगा दी। नेपाल में ना काफी टाइम से जनता में, खासकर युवाओं में, एक गहरी निराशा थी। अच्छा, किस तरह की निराशा? कई चीजें थी। देखो, एक तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो बहुत आम है। फिर सत्ता पर कुछ खास लोगों का कब्जा, है ना, जिसे एलीट कैप्चर कहते हैं। यानी संसाधन और फैसले कुछ ही लोगों के हाथ में। बिल्कुल। फिर युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा, देश में मौके नहीं है, इसीलिए तो आज भी बहुत सारे नेपाली काम के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है वहाँ। और एक आम भावना ये थी कि जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं वो युवा पीढ़ी की जरूरतें, उनकी उम्मीदें, उनको लेकर बिल्कुल उदासीन है, कोई परवाह ही नहीं। तो ये बैन एक तरह से उस सारे दबे हुए गुस्से को बाहर आने का एक जरिया मिल गया। हाँ, एकदम सही, एक बहाना मिल गया। और इसमें डिजिटल पहलू का कितना रोल था, क्योंकि बैन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही था। हाँ, डिजिटल पहलू तो बहुत ही अहम था इसमें। ये पूरा आंदोलन आप देखो काफी हद तक डिजिटल मीडियम्स पर ही चल रहा था। मतलब सोशल मीडिया, चैट एप्स वगैरह। हाँ, वही सब, सोशल प्लेटफॉर्म्स, चैट एप्स, दूसरे ऑनलाइन टूल्स। इसीलिए वो बैन इतना ज्यादा भड़काने वाला लगा, क्योंकि वो सीधा उनकी आवाज पर, उनके जुड़ने के तरीके पर हमला था। और शायद इसी वजह से वो जल्दी ऑर्गेनाइज भी हो पाए। बिल्कुल, ये भी एक मजेदार बात है। इन्हीं डिजिटल नेटवर्क्स ने युवाओं को बिना किसी एक बड़े नेता के बहुत तेजी से और असरदार तरीके से एक साथ आने में मदद की। ये अपने आप में एक नई चीज थी, एक तरह की विकेंद्रीकृत ताकत का प्रदर्शन। चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। फिर ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिनों में हालात काबू से बाहर हो गए। वो टाइमलाइन क्या थी, मुख्य घटनाएं क्या थी? हाँ बिल्कुल, घटनाक्रम बहुत तेज था। 4 सितंबर को बैन लगा, विरोध की बातें शुरू हुई। लेकिन कुछ ही दिन में 8 सितंबर तक काठमांडू की सड़कों पर बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर माइती घर और संसद के आसपास के इलाकों में। और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे। नहीं, जल्द ही ये सुरक्षा बलों के साथ गंभीर झड़पों में बदल गए। आंसू गैस चली, रबड़ की गोलियां, और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी आया कि असली गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। ओहो। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही कम से कम 19 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की खबर आई। प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में घुसने की भी कोशिश की। और फिर अगले 2 दिन 9 और 10 सितंबर, वो तो और भी विस्फोटक थे। हिंसा और फैली। कई सरकारी इमारतें, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर, यहाँ तक कि काठमांडू का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, सिंह दरबार, उसके भी कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। क्या लूटपाट की भी खबरें थी? हाँ, कुछ जगहों से लूटपाट और पुलिस से हथियार छीने जाने की भी खबरें आई। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, उसके बाद क्या हुआ? क्या स्थिति संभली? इस्तीफे के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। 11 से 13 सितंबर के बीच हताहतों के और ज्यादा साफ आंकड़े सामने आने लगे, और वो पहले की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा थे। कितने? कुछ सूत्रों ने मरने वालों की संख्या कम से कम 51 बताई, और घायलों की संख्या 1000 से भी ज्यादा। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसी गंभीर माहौल में राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी,
और मार्च 2026 में नए चुनाव कराने की घोषणा की। और तब तक के लिए स्थिति संभालने और चुनाव तक देश चलाने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, एक जानी मानी हस्ती को लाया गया। पूरी तरह प्रभावित रही, हालांकि बाद में धीरे धीरे वो खुलने लगी और कुछ शहरों से कर्फ्यू भी हटाया गया। ये तो वाकई एक बहुत ही भयानक और तेज घटनाक्रम था। अब थोड़ा उन लोगों पर आते हैं जो सड़कों पर थे। ये प्रदर्शनकारी कौन थे? क्या कोई खास ग्रुप था? नहीं, कोई एक ग्रुप नहीं था, ये जानना जरूरी है। प्रदर्शनकारी ज्यादातर युवा थे, छात्र, नौकरी करने वाले युवा, डिजिटल दुनिया से जुड़े एक्टिविस्ट। हाँ, मीडिया में जिन्हें जेनजी कहा जा रहा था। हाँ, वही जेनजी। और जैसा हमने पहले भी बात की, ये आंदोलन का कोई एक चेहरा या नेता नहीं था, काफी हद तक विकेंद्रीकृत था ये। तो फिर ये ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे थे? स्थानीय लेवल पर जो आयोजक थे, ऑनलाइन कम्युनिटीज थी और कुछ पहले से जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले ग्रुप्स थे, जैसे हामी नेपाल और दूसरे स्वयंसेवी नेटवर्क, इन सब ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, और उनकी मांगे क्या थी? जाहिर है शुरुआत तो सोशल मीडिया बैन हटाने से हुई होगी। हाँ बिल्कुल, वो तो पहली और तात्कालिक मांग थी। सोशल मीडिया बैन हटे और डिजिटल आजादी, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिले। लेकिन जैसे आपने कहा, ये सिर्फ शुरुआत थी, मामला इससे कई आगे निकल गया था। हाँ, बिल्कुल। आंदोलन सिर्फ यही नहीं रुका, उनकी मांगे कई लेवल पर थीं, जो सिस्टम की गहरी खामियों की तरफ इशारा कर रही थीं। जैसे कि देखो, व्यवस्था के लेवल पर मांगे ज्यादा बड़ी और बुनियादी थी। वो संसद भंग करने की मांग कर रहे थे, जो बाद में हुई भी। हाँ, बड़े राजनीतिक नेताओं के इस्तीफे की मांग थी, राजनीतिक जवाबदेही तय करने की बात थी, और एक बहुत बड़ी मांग थी दंड से मुक्ति खत्म करने की। दंड से मुक्ति मतलब इम्प्यूनिटी? हाँ, यानी जो प्रभावशाली लोग हैं वो कानून से ऊपर न हो। इसके लिए संवैधानिक सुधारों की मांग थी, और ये भी कि सरकारी संस्थानों पर जो कुछ खास एलीट ग्रुप्स का कंट्रोल है उसे तोड़ा जाए। ये तो बहुत बड़े बदलावों की मांगे हैं। बिल्कुल, और इससे भी आगे बढ़कर देखें तो ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए थी। बेहतर आर्थिक मौके, रोजगार के अवसर, भाई भतीजावाद खत्म हो, अभिजात्य विशेषाधिकार खत्म हो। और जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों के लिए भी मांगे थी। हाँ, ये भी एक अहम मांग थी कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मान्यता दी जाए, उन्हें मुआवजा मिले, उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी मांग उठी। तो ये मांगे तो काफी रेडिकल और सिस्टम चेंज की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा, इनके विरोध का तरीका क्या था? क्या ये सब शांतिपूर्ण था? शुरुआत तो ज्यादातर शांतिपूर्ण सभाओं और प्रदर्शनों से ही हुई थी, लेकिन कई जगहों पर, खासकर जब पुलिस या सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया, तो स्थिति टकराव वाली बन गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में, परिसरों में घुसने की भी कोशिश की। और फिर हिंसा भी हुई। हाँ, जब सरकार की प्रतिक्रिया सख्त हुई और खासकर जब घातक बल प्रयोग की खबरें आईं, तो आंदोलन का एक हिस्सा, आप कह सकते हैं कि उग्र भी हुआ। कुछ कार्यवाहियों में सरकारी दफ्तरों, पार्टी ऑफिसों और कुछ निजी संपत्तियों को जलाना या तोड़ना भी शामिल था। तो मतलब दोनों तरह के तत्व थे, शांतिपूर्ण भी और हिंसक भी। हाँ, ये कहना सही होगा। और ये शांतिपूर्ण बनाम हिंसक तरीकों का सवाल आंदोलन के अंदर भी एक बहस का मुद्दा था। अब थोड़ा सरकार और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया पर आते हैं। एक तरफ हमने देखा प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, संसद भंग हुई, दूसरी तरफ सड़कों पर बल प्रयोग भी हुआ। तो सरकार ने इस पूरी चुनौती से कैसे निपटा? हाँ, सरकार की प्रतिक्रिया भी आप कह सकते हैं मिलीजुली या कई परतों वाली थी। जैसे एक तरफ तो शुरुआती हंगामे के बाद कुछ इलाकों में सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया। शायद ये टेंशन कम करने की एक कोशिश थी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए काफी सख्त रवैया अपनाया। वाटर कैनन, रबर बुलेट, आंसू गैस, इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और असली गोलियां भी चलीं, जैसा आपने बताया था। हाँ, कई प्रत्यक्षदर्शियों और मेडिकल रिपोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की है कि कुछ झड़पों में असली गोलियां भी चली। और बल का ये प्रयोग, खासकर जब घातक बल का इस्तेमाल हुआ, उसने स्थिति को शांत करने के बजाय और बिगाड़ दिया। लोगों का गुस्सा और भड़क गया। और राजनीतिक स्तर पर जो बड़े फैसले हुए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, संसद भंग होना, अंतरिम सरकार बनना, क्या ये प्रदर्शनकारियों के दबाव का सीधा नतीजा थे? हाँ, निश्चित रूप से। राजनीतिक स्तर पर जो भी बड़े कदम उठाए गए, उनमें प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव का बहुत बड़ा हाथ था। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा तो सीधे सीधे इसी दबाव का नतीजा था। और संसद भंग होना भी उनकी मांग थी। बिल्कुल, राष्ट्रपति ने संसद भंग की, वो भी प्रदर्शनकारियों की एक मुख्य मांग थी। फिर नए चुनाव की घोषणा और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना, ये सब कहीं ना कहीं संकट को संभालने और एक तरह का राजनीतिक रास्ता निकालने की कोशिशें थी। और सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए गए? कर्फ्यू वगैरह? हाँ, सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, सेना और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई, आगजनी और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तारियां हुई और सीमा चौकियों पर नाकेबंदी भी की गई। अच्छा, बॉर्डर भी सील किए गए? हाँ, कुछ समय के लिए।
इससे जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा, जिससे आम लोगों को दिक्कत हुई। बाद में अवश्य कुछ सीमाएं और सप्लाई रूट कड़ी निगरानी में खोले गए। इसका मानवीय और आर्थिक असर कितना गहरा पड़ा? आपने हताहतों के जो आंकड़े बताए वो तो बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, मानवीय कीमत तो बहुत ही भारी पड़ी। जैसा हमने बात की, मरने वालों का आंकड़ा कम से कम 51 तक पहुंच गया कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, और घायल 1000 से ज्यादा। अस्पताल भरे हुए थे। ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं जो बिखर गए। और जरूरी चीजों की किल्लत। हाँ, कुछ दिनों के लिए जब बॉर्डर बंद रहे तो ईंधन, दवाएं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, इनकी भारी कमी हो गई। आम लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गईं। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा झटका लगा। व्यापार एकदम ठप हो गया, खासकर जो भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए होता है। हाँ, वो तो बहुत अहम है नेपाल के लिए। बिल्कुल, नाकेबंदी और बंद के दौरान खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गईं। सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ, उसकी मरम्मत में भी काफी वक्त और पैसा लगेगा, और लंबे समय के लिए। और अगर लंबी अवधि की बात करें तो इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता नेपाल के लिए बहुत जरूरी दो चीजों, पर्यटन और विदेशों से आने वाले पैसे, रेमिटेंसेस के लिए एक बड़ा खतरा है। जाहिर है इतने बड़े घटनाक्रम पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह से प्रतिक्रियाएं आई होंगी। जी, देश के अंदर क्या माहौल था? देश के अंदर प्रतिक्रियाएं बटी हुई थी। ज्यादातर जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां थीं, उन्होंने हिंसा की निंदा की, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लेकिन क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया? सीधे तौर पर नहीं, बल्कि कुछ गुटों पर यह आरोप भी लगे कि वो विरोध प्रदर्शनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हाईजैक कर रहे हैं और हिंसा भड़का रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते कुछ नेताओं को इस्तीफा भी देना पड़ा या उन पर इस्तीफे के लिए दबाव बना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, पड़ोसी देशों, खासकर भारत और बाकी दुनिया का क्या रुख रहा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पड़ोसी देश भारत ने स्थिति पर चिंता जताई और जो शांति बहाली के कदम उठाए गए, जैसे अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनका स्वागत किया। हालांकि बॉर्डर पर व्यापार रुकने से उनको भी चिंता थी। और मानवाधिकार संगठन वगैरह? हाँ, दुनिया भर के मीडिया और मानवाधिकार समूहों ने सुरक्षा बलों द्वारा जो अत्यधिक बल प्रयोग हुआ उस पर गंभीर चिंता जताई और मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की। सहायता समूहों ने भी कुछ कहा? हाँ, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मानवीय सहायता समूहों ने जरूरी चीजों की कमी को लेकर चेतावनी जारी की, खासकर जब बॉर्डर वगैरह बंद थे। इस पूरी तस्वीर में कई अलग अलग खिलाड़ी नजर आते हैं ना, जिनके अपने अपने हित जुड़े लगते हैं। कौन कौन से मुख्य पक्ष थे और उनके लिए दांव पर क्या लगा था? हाँ बिल्कुल, कई अहम एक्टर्स थे इसमें। सबसे पहले तो खुद विरोध आंदोलन, जो मुख्य रूप से युवाओं और कुछ एनजीओ का एक ढीला ढाला विकेंद्रीकृत समूह था। उनका हित क्या था? उनका मुख्य हित था सिस्टम में बदलाव लाना, राजनीतिक जवाबदेही तय करना। इनकी जो विकेंद्रीकृत प्रकृति थी वो इनको पुरानी पार्टियों द्वारा आसानी से कंट्रोल होने से तो बचाती थी, लेकिन बातचीत करना मुश्किल हो जाता था। हाँ, यही बात, किसी एक इकाई से बात करना या समझौता करना मुश्किल हो जाता था। और कौन थे? फिर दे पारंपरिक राजनीतिक दल और उनके नेता। उनके लिए तो अपनी दशकों पुरानी सत्ता और पकड़ खोने का खतरा था। तो उन्होंने क्या किया? उनमें से कुछ गुट शायद इस अशांति का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने या नए गठबंधन बनाने की फिराक में भी हो सकते हैं। तीसरा अहम पक्ष था सुरक्षा बल और सेना। उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था बहाल करना। उन्होंने कितना बल प्रयोग किया या संयम बरता, ये बहुत निर्णायक साबित हुआ। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि बिल्कुल क्राइसिस के टाइम पे सेना की सलाह ने राजनीतिक फैसलों को प्रभावित किया। चौथा राष्ट्रपति और अंतरिम प्रशासन। उनका मुख्य काम था स्थिरता बनाए रखना, संविधान को बचाए रखना और निष्पक्ष चुनाव करवाना। और पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष था क्षेत्रीय पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर भारत। उनकी रुचि नेपाल में स्थिरता बनाए रखने में थी, क्योंकि अस्थिरता का असर बॉर्डर पार व्यापार, सुरक्षा, माइग्रेशन सब पर पड़ता है। ये हित उन्हें नेपाल के मामले में एक एक्टिव स्टेक होल्डर बनाते हैं। अब भविष्य की ओर देखते हैं, आगे क्या हो सकता है? अगले कुछ महीनों में नेपाल किस तरफ जा सकता है? क्या संभावित रास्ते दिखते हैं? देखो, आगे का रास्ता तो अनिश्चित है, लेकिन कुछ मुख्य संभावनाएं या सिनारियो दिखते हैं। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सबसे आशावादी स्थिति होगी एक बातचीत और चुनाव के जरिए बदलाव। मतलब अंतरिम प्रशासन ठीक से चुनाव कराए मार्च 2026 या उससे पहले। हाँ, निष्पक्ष चुनाव। हाँ, भरोसेमंद चुनाव हो, शायद राजनीतिक सिस्टम में कुछ सुधार भी हो, मौतों की ठीक से जांच हो, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटे। क्या सरकार इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है? हाँ, ऐसा लगता है कि मौजूदा अंतरिम सरकार की कोशिश यही है। और अगर ऐसा नहीं होता, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है गतिरोध और बार बार अशांति का।
मान लो चुनाव में देरी होती है या उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं या फिर जो मूल मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, वो भी शायद आपस में बढ़ जाएं। ये तो ठीक नहीं होगा। और कोई संभावना? एक और संभावना है सत्तावादी कार्यवाही की। मतलब अगर भविष्य में फिर से अशांति फैलती है और सरकार या सुरक्षा बल बहुत सख्ती से निपटते हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं, तो आंदोलन दब जाएगा। शायद सतह पर दब जाए, लेकिन वो भूमिगत हो सकता है। इससे ऊपर से शांति दिखेगी पर अंदर ही अंदर अस्थिरता बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बुरा क्या हो सकता है? और चौथा, एक सबसे चिंताजनक सिनेरियो है विखंडन और हिंसा में वृद्धि का। अगर विरोध प्रदर्शनों में हिंसक तत्व हावी हो जाते हैं, जैसे कुछ घटनाओं में हथियार जब्त होने की भी खबरें थी, तो स्थानीय स्तर पर या ग्रुप्स के बीच हथियार बंद झड़पें भी हो सकती हैं। ये स्थिति देश को एक तरह के नागरिक संघर्ष के करीब ले जा सकती है और मानवीय संकट को और गहरा कर सकती है। ये तो काफी मिलीजुली और कुछ चिंताजनक संभावनाएं हैं। तो आने वाले समय में हमें किन संकेतों पर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए जिनसे पता चले कि नेपाल किस ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, कुछ मुख्य इंडिकेटर्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। पहला, चुनावों की टाइमलाइन और प्रक्रिया। क्या मार्च 2026 या उससे पहले चुनाव के लिए एक साफ और भरोसेमंद कानूनी ढांचा बनता है? क्या चुनाव अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में निष्पक्ष होते हैं? ये सबसे जरूरी है। दूसरा, जवाबदेही का सवाल। क्या प्रदर्शनों के दौरान जो मौतें हुई, जो बल प्रयोग हुआ, उसकी कोई औपचारिक, स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच शुरू होती है? अगर हाँ, तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं? ये भी बहुत अहम होगा। तीसरा, सेना और सुरक्षा बलों का रुख। क्या सेना सड़कों से हटती है? भविष्य में अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वो कितना संयम दिखाते हैं? उनकी भूमिका क्या रहती है? इस पर नजर रखनी होगी। चौथा, बातचीत की प्रक्रिया। क्या विरोध आंदोलन के जो प्रतिनिधि हैं, भले ही वो विकेंद्रीकृत हों, वो सरकार या अंतरिम प्रशासन के साथ किसी तरह की फॉर्मल बातचीत में आते हैं? अगर हाँ, तो किन मुद्दों पर और किसके साथ? और पांचवा, आर्थिक स्थिरता, खासकर बॉर्डर पार व्यापार और जरूरी चीजों जैसे ईंधन, दवाओं की सप्लाई। क्या ये पूरी तरह से नॉर्मल हो पाती हैं? ये सब चीजें मिलकर संकेत देंगी कि नेपाल स्थिरता की ओर बढ़ रहा है या अस्थिरता का खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पूरी उथल-पुथल से हम क्या बड़े सबक या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से यहाँ 3-4 मुख्य बातें हैं जो बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आती हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक नीति के खिलाफ विरोध नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है, मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं था। हाँ, ये तो हमने शुरू में ही कहा था। बिल्कुल, ये घटना एक गहरी पीढ़ीगत खाई को दिखाती है। ये सालों से जमा हो रहे भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और सत्ता पर बैठे कुछ लोगों की दंड से मुक्ति के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्से का विस्फोट था। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ वो चिंगारी थी, असली वजहें कहीं ज्यादा गहरी थी और इसीलिए ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला और इसकी मांगे इतनी बड़ी हो गई। सही बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, विकेंद्रीकरण की ताकत और उसकी चुनौती। इस आंदोलन का कोई एक नेता न होना, ये इसकी एक अनोखी ताकत है। इसे दबाना या कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन यही विकेंद्रीकरण बातचीत और समाधान तक पहुंचना भी मुश्किल बना देता है। अंतरिम सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो सिर्फ फौरी तौर पर शांति कायम न करे, बल्कि सिस्टम में सुधार का एक ऐसा भरोसेमंद रास्ता भी पेश करे जिस पर युवा पीढ़ी यकीन कर सके, वरना अशांति का खतरा बना रहेगा। और तीसरी बात, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर। नेपाल में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर उसके पड़ोसियों, खासकर भारत पर पड़ता है। इसलिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वहां स्थिरता चाहेंगी, व्यापार और लोगों की आवाजाही नॉर्मल हो, ये चाहेंगी। ये स्थिति उन्हें नेपाल में शांतिपूर्ण और चुनावी समाधान को बढ़ावा देने के लिए कुछ दबाव बनाने या मध्यस्थता करने का मौका भी देती हैं। तो संक्षेप में कहें, हमने देखा कि कैसे नेपाल में एक सोशल मीडिया प्रतिबंध ने उस गहरे असंतोष को सतह पर ला दिया जो सालों से पनप रहा था। जी। इसके नतीजे में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए जो जल्द ही हिंसक हो गए। इसकी भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी और इसने बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी। प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, संसद भंग हुई और एक अंतरिम सरकार को कमान संभालनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल। ये घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया के मुद्दे जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, सेंसरशिप, असल दुनिया की गहरी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से सीधे जुड़ सकते हैं। हाँ, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पीढ़ीगत निराशा। बिल्कुल, ये मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक नई पीढ़ी की तरफ से आई एक बड़ी चुनौती है और इसके क्षेत्रीय प्रभाव भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। और अंत में
एक सवाल जो शायद हम सबके सोचने के लिए है। ये घटनाएं सिर्फ नेपाल के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि शायद दुनिया भर में इस बात पर सोचने को मजबूर करती हैं कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संगठित होने वाली नई पीढ़ी की आवाजें जमीनी हकीकत की गहरी दरारों और शिकायतों से टकराती हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है। ये एक बड़ा सवाल है। और क्या दुनिया भर की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाएं इस नई पीढ़ी की आकांक्षाओं, उनकी संगठित होने की ताकत और उनके नजरिए को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए वाकई तैयार हैं? ये देखना होगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।